अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन बजटिंग के पास पेपर क्वेश्चंस पे जारी थी। पीएनएल पे हमने आखिरी क्वेश्चन जो देख रहे थे दैट वाज क्वेश्चन नंबर 25, जिसको हमने जिसकी की वर्किंग थी प्राइस की वो देख ली थी, और बाकी जो कॉस्ट की जो वर्किंग थी और पीएनएल कंप्लीट करना दैट वाज गिवन टू यू एज होम असाइनमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात हो रही है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चन, कोई इशू क्वेश्चन नंबर 20 में आपको आया हो? मटेरियल की कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 में आपके साथी कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20 में आपके साथी कह रहे हैं जी उसमें हमें दिक्कत थी। तो चले ज़रा देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मटेरियल से रिलेटेड एडजस्टमेंट कहाँ पे है भाई, किस नोट में? नोट नंबर एक तो 4 में है और एक ये 3 में है। बेटा मटेरियल से रिलेटेड दो आपने काम करने हैं। एक तो आपने मटेरियल की क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी निकालने में कोई दिक्कत थी आपको? जी बेटा बोलिए। बेटा पहले क्वांटिटी की बात करें, कॉस्ट में बाद में आता है, रेट पे बाद में आता है। दो चीज़ें होती हैं ना, कॉस्ट कैसे निकलती है, क्वांटिटी इनटू रेट। तो पहले हम क्वांटिटी की बात कर लें। क्वांटिटी में दिक्कत हुई हमें कोई? ठीक है, हमने क्वांटिटी निकाली। अब आ जाइए प्राइस पे। वो कह रहा है जी मटेरियल प्राइस वुड इंक्रीज बाय 5% विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1। मटेरियल वुड बी परचेज इवनली थ्रू आउट द ईयर। साल कब से शुरू हो रहा है ये आपका? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने नहीं, दिसंबर 1 जनवरी से प्राइस बदल रही है। 4 महीने पुरानी प्राइस, 8 महीने नई प्राइस, ठीक है। आप चीज़ को जैसे मर्जी देखो। आपकी क्वांटिटी कितनी थी मुझे बताओ था, टोटल क्वांटिटी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड कितना था जी? 3420 kg ये रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड था। उसने कहा 4 महीने पुरानी प्राइस रही, 5 महीने 8 महीने नई प्राइस रही, और क्वांटिटीज आर परचेज इवनली थ्रू आउट द ईयर। इवनली का मतलब इसका 4/8 पुरानी प्राइस, इसका 4/12 पुरानी प्राइस, 8/12 नई प्राइस। दो हिस्से हो गए क्वांटिटी के। 3420 का 4/12 पुरानी प्राइस पे, 8/12 नई प्राइस पे। इसको पुरानी प्राइस से मल्टीप्लाई करो, उसको नई प्राइस से मल्टीप्लाई करो, ये आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई। आप लकीर के फकीर बने हो ना। उसने प्राइस एवरेज की, तो आप प्राइस एवरेज समझते जा रहे हो। प्राइस एवरेज कैसे कर दी उसने, क्यों कर दी? आप भाई क्वांटिटी को दो हिस्से कर दो, प्राइस को कुछ ना छोड़ो। आप सवाल को जिस तरह समझ आता है वैसे समझो। उसने क्या कहा, इवनली थ्रू आउट द ईयर खरीदना है, मतलब हर महीने बराबर क्वांटिटी खरीदनी है। 4 महीने पुरानी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आएगी, 8 महीने नई प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आएगी। पुरानी प्राइस नई प्राइस मल्टीप्लाई किया, कहानी खत्म। अब ये 4/12 को आप इसका सब प्राइस से जोड़ के एवरेज प्राइस में ले जाओ। ये 4/12 को क्वांटिटी के साथ जोड़ के क्वांटिटी ले जाओ। मैथमेटिक्स ही है ना भाई। इसको इधर ज़रब दे दो, इसको ज़रब दे दो, कोई फ़र्क पड़ता है? रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो उसने इसको इधर ज़रब दे के एवरेज प्राइस का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। कोई और सवाल किसी और एडजस्टमेंट पे भाई? अच्छा जी, तो हमें फिर मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडे का, दैट इज 25। उसमें क्या है देखने को भाई? मैजेस्टिक अलायंस स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 6, ये रिलेटिवली लेटेस्ट अटेम्प्ट है। रिक्वायरमेंट, prepare budgeted profit or loss statement under the present situation and under the implementation, after the implementation of suggestion made by the financial controller। अच्छा जी, एक करंट सिचुएशन में पीएनएल बनाए और दूसरा कंट्रोलर की सजेशन कुछ है उनको इम्प्लीमेंट कर दें, तो पीएनएल कैसे बनेगा? तो जनाब देखते हैं कहानी क्या है।
13 नंबर के लिहाज से काफ़ी पूरे एक पेज पे इसका सवाल फैला हुआ है। तो शुरू करते हैं जी। मैजेस्टिक अलायंस MA is engaged in producing and selling single product AZ08. MA is currently preparing its budget for year ending 31st March 2025. The budgeted production volume is set at 300,000. Budgeted production volume is set at 300,000. The budgeted production cost per unit is as follows. Material A, material B, skilled labor, semi-skilled labor, other variable overheads. ये 5 components of cost हैं। 3 लाख यूनिट्स हमने बजट किया है बनाने का। Additional information, the budgeted selling price of AZ08 will be cost of manufacturing plus 25%. The normal defective units during the production are 5% of the budgeted production, which can be sold at 10,000 per unit. Fixed production overheads are budgeted at 129.9 million per annum, whereas total selling and admin expenses are budgeted at 3 million per annum. There will be no opening or closing inventory of AZ08. ये जी करंट कहानी होगी कि करंटली हम क्या बनाएंगे, क्या बेचेंगे और क्या खर्चे हमारे रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं रिवाइज कहानी की तरफ। रिवाइज कहानी है जी। न्यू अपॉइंटेड फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज सजेस्टेड फॉलोइंग रिविजन्स टू द करंट पॉलिसीज बिलीविंग दे वुड इंप्रूव द MA's प्रॉफिटेबिलिटी। Currently, 40% of AZ08 sales comprise credit sales. He proposed offering a 3% discount for upfront cash payment that would increase the total sale volume by 5%. He is of the view that this would also reduce the volume of the credit sales to 20% of the total sales. Currently, 40% credit sales हैं। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट लाएंगे तो आपकी सेल्स वॉल्यूम भी 5% बढ़ेगा और सेल्स वॉल्यूम जो है क्रेडिट सेल का वो भी 20% ऑफ टोटल सेल रह जाएगा। Implementing strict quality control is recommended to improve quality of produced material, which would reduce the number of defective units to 3% of the total production. However, these control would increase fixed production overheads by 2 million per annum. MA has faced challenges regarding packaging of AZ08. To overcome these challenges, negotiations with packaging company have been concluded. This deal would result in outsourcing of packaging process for a lump sum cost of 200 per good unit. This would also lead to reduction in semi-skilled cost by 25% and skilled cost by 5%, reduction in variable overhead by 15%. Sale price would remain the same despite the implementation of the above measures. All other information relating to budgeted production will remain the same. अच्छा जी, हमें करंट P&L बनाना है और हमें ये सजेशन इम्प्लीमेंट करने के बाद रिवाइज P&L बनाना है। P&L का फॉर्मेट हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। हम चाहें तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट करके नेट प्रॉफिट पे आ जाएं और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट करके नेट प्रॉफिट पे आ जाएं, या कंट्रीब्यूशन अप्रोच से प्रेजेंट कर दें। इट्स अप टू अस, ये हमारी मर्जी, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रेजेंट तो दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है एक वर्ड जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो मुझे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ हिंट लेके जा रहा है। वो है जुमला प्राइस। Budgeted selling price will be cost of manufacturing plus 25%. Cost of manufacturing जब लिखा होगा तो it will mean total manufacturing cost. उसने variable manufacturing cost नहीं लिखा, marginal manufacturing cost नहीं लिखा, उसने manufacturing cost लिखा है। Manufacturing cost mean total manufacturing cost. इसका मतलब हमें total manufacturing cost inclusive of fixed production overheads लेनी है, उस पर 25% मार्जिन डाल के हमें प्राइस डिटर्मिन करनी है और उसके हिसाब से हम प्रॉफिट मैयर करेंगे।
तो एक ज़रा फिर सवाल पढ़ लें, कहानी पढ़ लें, फिर हम इसका सलूशन बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, हमें करंट पीएनएल और रिवाइज पीएनएल बनाने हैं। तो सबसे पहले पीएनएल के लिए हमें प्राइस की वर्किंग करनी पड़ेगी। प्राइस की वर्किंग होगी तो उसके बाद पीएनएल की। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ द प्राइस। और क्योंकि जो प्राइस हमने करंट निकालनी है, अगली प्रपोजल में भी प्राइस वही चलती रहेगी।
और प्राइस के बारे में उसने कहा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस 25%, मार्कअप यकीनन होगा। तो मटेरियल ए 30 kg इंटू 200, मटेरियल बी 18 kg इंटू 150, skilled labor 4.5 hours into 500, semi-skilled labor 3.5 hours into 300, and variable overheads, other variable overheads 567 per unit। ये कितना बना? 6000। ये कितना बना? 18 इंटू 150 2700, 4.5 इंटू 500 2250 1050। अच्छा, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें अब आपने ऐड करना है फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट की कहानी ये लिखी है जी 129.9 मिलियन, बट ये तो टोटल है, मुझे तो पर यूनिट डाटा चाहिए ना। तो मैं इसमें ऐड करूंगा फिक्स्ड ओवरहेड्स। जनाब 129.9 मिलियन किससे डिवाइड करूं? आपकी प्रोडक्शन में से, बजटेड प्रोडक्शन में से 5% तो हो जाना वेस्ट, नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस, और वो फिर सेलेबल भी है। तो नॉर्मल लॉस की कहानी क्या होती है? नॉर्मल लॉस यूनिट्स की सेल वैल्यू को प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस किया जाता है, और दूसरी बात जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको डिवाइड किया जाता है एक्सपेक्टेड आउटपुट से। वो जो कहीं हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में कहीं पढ़ा था, वो कंसेप्ट यहाँ पे कैरी कर रहे हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स को हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से पहले। तो हम पहले फिक्स्ड ओवरहेड को एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करेंगे, जो कि 300,000 का 95%। कितनी आई जी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? 456। अब इसमें से मैं लेस करनी है स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स, जो कि नॉर्मल लॉस यूनिट्स है हमारे। डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हैं हमारे? 5% ऑफ 3 लाख। मैं इसको यहां पे वर्किंग शो कर देता हूं। 5% ऑफ 3 लाख, ये है 15,000, और इन्होंने बिकने हैं 10,000 के साथ, ऐसे है जी। अब ये प्रोसीड्स हैं, इसको कितने यूनिट्स पे तकसीम करूं, क्योंकि मैं सारा डाटा पर यूनिट ले रहा हूं। 2,85,000 पे, क्योंकि ये 15,000 हमें कॉस्ट में रिडक्शन हुई है। कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन की एक्चुअली हमने? 285,000 की। तो ये कॉस्ट की रिडक्शन 285,000 यूनिट्स में तकसीम होनी है। हमारे यूनिट्स जो तक बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं भाई 285,000, ठीक है। तो ये हमने जो स्क्रैप यूनिट बेच कर जो पैसे मिले हैं, ये भी 285,000 यूनिट में तकसीम करेंगे। कितने पैसे भाई? 526। लीजिए जी, यहां से आपको मिलेगी। अब इसका टोटल बताइए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 567। प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट 12497। ये हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, और यहां से हम प्राइस ले सकते हैं मार्कअप के बाद 12497 इंटू 1.25। जी बताइए प्राइस क्या आई? 15621। ये है हमारी प्राइस पर यूनिट। ये हमारी एक अहम की वर्किंग थी, वर्किंग 1। अच्छा जी, अब जब ये वर्किंग कर ली तो पीएनएल बनाना, इसके आगे का काम करंट सिचुएशन में उसको देखते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल। करंट सिचुएशन में पीएनएल हमारा कैसा दिखेगा? करंट सिचुएशन में हमारा पीएनएल दिखेगा सबसे पहले सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के 3 लाइन आइटम मैं बना लेता हूं। एक वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, एक फिक्स्ड ओवरहेड्स, और इसमें से लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स।
ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहाँ से इधर आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस कर देंगे नॉन प्रोडक्शन कह लीजिए या एडमिन एंड सेलिंग कह लीजिए कॉस्ट, और यहाँ से मुझे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। जी कंप्लीट कीजिए, नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाइए मुझे यहाँ पे। करंट सिस्टम के तहत नेट प्रॉफिट बना के दीजिए। डाटा तकरीबन सारा आपके पास अरेंज्ड है। जी रेवेन्यू क्या आ रहा है? 25,000 इंटू 15621 4451 985 000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, 3 लाख इंटू 12567, 3 लाख यूनिट्स बनाएंगे आप। ये आपकी फिक्स कॉस्ट 129.9 मिलियन, और ये 3 लाख में से 15,000 यूनिट जो स्क्रैप में बिकेंगे 150 मिलियन, उनका माइनस किया तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स? 3749 100 000 01 हो गया कैसे? इधर तो अच्छा ठीक हो गया। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा चेक कर लो एक था फिर। 3750 बेटा मैंने पूरी अमाउंट लिखनी है, ये पूरी पूरी लिखता आ रहा हूँ तो पूरी नीचे भी 3750 आगे 00 ही है सारे। ओके लीजिए जी। और अब ग्रॉस प्रॉफिट ए माइनस बी 70 70 19 85 000।
जी, और यहाँ से निकालिए आप एडमिन एक्सपेंसेस को, तो 698,985,000 ये PNL आ गया। करंट हमारा क्या बनता है जी? एनी क्वेश्चन इसमें? कोई दिक्कत, कुछ बात समझ नहीं, पूछिए। अच्छा जी, अब आ जाइए प्रपोजल्स के ऊपर। प्रपोजल क्या है यहाँ पे कि इस PNL में कोई मसला, किसी बच्चे को करंट PNL में कोई प्रॉब्लम? प्रपोजल है कि आप कुछ कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ कर देंगे तो उससे चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी। आपकी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की वैल्यू, प्राइसेस बदल जाएंगी। कितना डिस्काउंट देंगे आप भाई? 3%। अगर आप 3% डिस्काउंट दे दें तो आपकी सेल्स 5% बढ़ेंगी, ठीक है जी। और आपकी कैश सेल्स जो करंटली 60% हैं वो बढ़ के 80% पे चली जाएंगी। कैश सेल्स 80% पे जाएंगी आफ्टर 3% डिस्काउंट, और क्रेडिट सेल्स आपकी फुल प्राइस पे चलती रहेंगी जो आपकी रहेंगी 20%, ठीक है। और इसके बाद मजीद जो वो कह रहा है 5% से आपका रेवेन्यू, ये सेल्स वॉल्यूम बढ़ना है, और आपकी रिजेक्शन जो है वो कम हो जानी है, 3% पे आ जानी है। तो दो चेंजेस आ गई, एक सेल्स ने 5% से बढ़ना है अगर प्रपोजल लोगे, दूसरा रिजेक्शन ने 3% रह जाना है। तीसरी चीज, उसने कहा प्राइस तो सेम रहेगी, जो आपने पहले चार्ज कर रहे हो प्राइस तो वही रहने वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये जिसने प्राइस का जिक्र किया हुआ, लेकिन कॉस्ट के बारे में उसने कुछ कहानी बताई है, उसमें कुछ चेंजेस आनी है। क्या क्या चेंजेस आनी है? कॉस्ट की चेंजेस मैं जरा हाईलाइट कर रहा हूं। एक, आप क्वालिटी कंट्रोल करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट में इजाफा आएगा 2 मिलियन का। दूसरा, आप पैकिंग कॉस्ट जब लेके आओगे उससे आपकी सेमी स्किल्ड में कमी आएगी 25% की, स्किल्ड में कमी आएगी 5% की, और ओवरहेड में कमी आएगी 15% की। ये कुछ चेंजेस हैं जो आने वाली हैं। सो वॉल्यूम बदलेगा, सेल वॉल्यूम, रिजेक्शन बदलेगी तो प्रोडक्शन बदल जाएगी। मतलब प्रोडक्शन पे दो असर आ रहे हैं, एक वॉल्यूम का, एक रिजेक्शन का, ठीक है। और फिर आपकी रिजेक्शन के साथ फिक्स कॉस्ट भी बदलेगी, और वेरिएबल कॉस्ट में ये चीज़ ऐड होगी, और 1 2 3 कॉस्ट कम होनी है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रिवाइज होने वाली है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्स वॉल्यूम, ये भी मैं वर्किंग बनाने जा रहा हूं, वर्किंग इसकी बना रहे हैं हम। सबसे पहले हम सेल्स वॉल्यूम देखते हैं, हमारा सेल्स वॉल्यूम कहां जाएगा। सेल्स वॉल्यूम उसने कहा जी 5% से बढ़ जाएगा। पिछले अगर हम प्रपोजल नहीं ला रहे थे 285 था ना, तो 5% बढ़ जाएगा। कहां चला जाएगा भाई? 299,250, ये हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा। अगर सेल्स वॉल्यूम हमारा यहां पे जाएगा और 3% रिजेक्शन है तो बजटेड प्रोडक्शन कहां जाएगी? इट विल बी 299,250 ओवर 97%, ठीक है जी। कितनी? 308
505, ये बजटेड प्रोडक्शन आ गई। और इसके अलावा हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का प्राइस तो मुझे पता है वो सेम है, प्राइस जो मेरी है वो तो सेम रहेगी। उसने कहा जी सेम रहने वाली है 15621, लेकिन मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल रही है। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की सेम 6000 ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बी की भी सेम रहेगी 2700, लेकिन आप एक पैकिंग कॉस्ट ऐड करोगे 200 रुपये पर यूनिट से, जिससे आपकी स्किल्ड लेबर कॉस्ट में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी भाई स्किल्ड लेबर में? 5% की इंटू 95%, कितनी रह जाएगी भाई? 2138.75। ठीक है, 38 राउंड ऑफ करके हो गया। सेमी स्किल्ड लेबर में भी कमी आएगी, कितनी कमी आएगी? 25% की, तो 1050 इंटू 75%, 788। अदर वेरिएबल ओवरहेड में भी कमी आएगी, कितनी भाई? 15%, तो मतलब 567 इंटू 85%, 482। अच्छा जी, अब हम ठीक हो गया, वेरिएबल कॉस्ट यहां से पूरी कर लें। ठीक हो गया जी, करें जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या बनी यहां से? 12308। अब तो जो कीजिएगा, आपके पास प्राइस पर यूनिट आ गई, आपके पास सेल वॉल्यूम आ गया, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट पता है कितनी होगी? इससे 2 मिलियन ज्यादा। सेल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स निकाल पाओगे? अब डिफेक्टिव यूनिट्स ये है ना, डिफेक्टिव यूनिट्स की सेल वैल्यू लोगे यहाँ पे। और एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस में कुछ चेंज का जिक्र है? मेरा नहीं ख्याल। बनाइए पीएनएल, सारा डाटा पीएनएल का मैंने आपको अरेंज करके दे दिया है। अब रिवाइज कंडीशन में पीएनएल बनाइए। सेल वॉल्यूम, प्राइस का बेटा ख्याल कीजिएगा, रेवेन्यू बनाते हुए ख्याल कीजिएगा। रेवेन्यू में आपका 80% रेवेन्यू कैश 3% डिस्काउंट के ऊपर है, और 20% रेवेन्यू आपका फुल प्राइस पे है। ठीक है, तो जो सेल वॉल्यूम आपका आ रहा है उसका 80% कैश प्राइस पे निकलना है, उसका 20% फुल प्राइस पे निकलना है, और कैश प्राइस आपका 3% डिस्काउंट के बाद है। तो रेवेन्यू की आपकी यहाँ पे 2 कैलकुलेशंस बन जाएंगी, जिनको सम करके टोटल रेवेन्यू पे आप पहुंचोगे। जी बेटा, 12108 है, ये 200 लिया आपने? बेटा जो चीज़ लिखी हुआ उसका टोटल करना है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, जो आपने रजिस्टर पे लिखा उसको टोटल नहीं करना, बोर्ड पे जो लिखा हुआ उसको टोटल करके बताइए। और उसमें कोई गलती है तो बताइए कि ये वैल्यू गलत दी हुई है आपने। 200 रुपये की पैकिंग कॉस्ट ऐड होगी भी यहाँ पे।
जी मैंने तकरीबन आपके सामने तमाम वर्किंग्स इधर बोर्ड पे प्रेजेंट कर दी हैं। कोई यहाँ से वेरीफाई है और पीएनएल की फिगर अगर निकाल लिया तो बता दें। क्या रही फिगर जी पीएनएल की? बेटा जैसे मर्जी बोल दें। 722.97। बेटा आपने ये एडमिन कॉस्ट लेस की है? आपका आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा? हमने क्या गलती कर दी? 722 मिलियन। सेवन टू फाइव 9646 88। ये कैलकुलेशन आपके सामने मैंने सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इसके हिसाब से वेरीफाई कीजिए आपकी 722 क्यों आ रही है। ये देखिए यहाँ से क्या गलती हुई है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें आपके सामने मल्टीपल लगे हुए हैं, इनमें देखें। किसी कैलकुलेशन में बेटा कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछिए। बजटिंग में जैसे मैं आपको कहता हूँ, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है हमने सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी हैं और उसके हिसाब से हमने नंबर्स बना लिए हैं। बेटा अब आपके डिफेक्टिव यूनिट्स ये कहाँ से आ गए? वो निकाला है आपने, प्रोडक्शन और सेल निकाले में उनका डिफरेंट डिफेक्टिव है। प्रोडक्शन का 3% है, ये तो पिछले साल की सेल है, मतलब विदाउट प्रपोजल सेल है। ये कहाँ से डिफेक्टिव यूनिट्स निकाल रहे हैं आप? डिफेक्टिव यूनिट्स हमने वर्किंग में निकाले में, वो 308505 प्रोडक्शन है, उसका 3% लेंगे तो डिफेक्टिव यूनिट्स आएंगे।
बोर्ड पे तमाम कैलकुलेशंस मैंने आपके सामने रख दी हैं, उनको वहाँ से मैच कर लीजिए। कोई अगर डिसएग्रीमेंट है तो पूछिए। बेटा ये 3 मिलियन है, 300,000 नहीं है ये। जी बेटा 722 आ रहा है। अच्छा, अब मैंने जो फैक्टर लिखे हैं इनमें किसी में कोई गलती है? जो फैक्टर लिखे हैं इनमें कोई गलती है? बेटा मैंने तो सिंपली 3% ले लिया ना। मैंने तो जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से सॉल्व किया। इसके हिसाब से सॉल्व करें। आप कहते हैं सेल की फिगर बताएं। सेल की फिगर ठीक है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किस फिगर में गड़बड़ है? ओ यस यस यस, यहाँ पे जी हमसे गलती हो रही है। ये हमसे गलती हो रही है कि पैकिंग कॉस्ट हमने जब ली ना तो हमने पैकिंग कॉस्ट इसमें शामिल की हुई है, और इस तरह हमने डैमेज यूनिट्स पे भी पैकिंग कॉस्ट लग गई। समझ आई? तो ये छोटी सी गलती हमसे हो रही थी। बेसिकली हमें यहाँ पे 108 लेना चाहिए, इधर 108 लेना चाहिए, और पैकिंग कॉस्ट की लाइन एक अलहदा से हमें ले लेनी चाहिए। पैकिंग कॉस्ट हमें अलहदा लेनी चाहिए जो कि 299 250 पे 200। ये हमसे गलती हो रही थी जनाब, जिसकी वजह से हमारा आंसर एग्जामिनर के आंसर से थोड़ा राउंडिंग ऑफ का फ़र्क अपनी जगह, लेकिन ये 3 मिलियन का फ़र्क राउंडिंग ऑफ फ़र्क नहीं था। ये फ़र्क हमारा ये पैकिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट पे आ रहा था। तो एनीवेज अगर हम ये गलती कर देते तो हमारा ये 13 नंबर का सवाल में से शायद मे बी 2 नंबर कट जाते। शायद सवाल ना गलत होता, हमारा शायद 2 नंबर का फ़र्क पड़ जाता। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है आपका आंसर 725 मिलियन के आसपास ही आना चाहिए। अब जो मार्किंग स्कीम है उसके मुताबिक हमारा शायद 1 नंबर कटता है इस सवाल से। जो हमने जैसे गलती कर दी थी उससे 1 नंबर हमारा गलत हो जाता। जी 725 मिलियन।
जी जनाब, क्या आया प्रॉफिट? 7272481। सॉरी बेटा, मिलियन में राउंड ऑफ हो गया तो अब मैं आगे क्या करूं? 815460। जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहाँ पे? सब कोई डिस्कशन चाहिए? कोई कैलकुलेशन में बात समझ नहीं आई, पूछिए। मार्किंग स्कीम में जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा था, एक नंबर है सिर्फ रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने का, और हमारी रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गलती हुई, उसमें पैकिंग और उस कॉस्ट को अलग-अलग करना था, हमने इसको इकट्ठा कर दिया, तो ये सिर्फ एक नंबर की वर्किंग थी। बाकी हमने सेल्स सही निकाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग सारी हमारी ठीक थी, सेल ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स हमारे ठीक थे, और कॉस्ट ऑफ सेल में ही रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट की जो वर्किंग थी उसमें हमारी एक नंबर की गलती हुई। इस पेपर में, इस क्वेश्चन में पास रेट वाज 50%, विच वाज एवरेज। मैं कहूँगा कि एवरेज पास रेट के मुताबिक था, कोई ख़राब ज़्यादा पास रेट ये नहीं रहा। अच्छा जी, पीएनएल के बजट्स पे हमारा काम ख़त्म। अब हम कैश बजट के कुछ सवाल हैं उनको देखेंगे। इसके बाद कैश बजट के 4-5 सवाल हैं, गालबन हमारा 2 दिन में भी इस पे लगे हैं। उसके बाद हम 1 या 1.5 दिन का काम है जिसमें ये बजटिंग के कुछ अप्रोचेज़ हैं, उस पर हम थ्योरी का थोड़ा काम है, उस पर देखेंगे। और मे भी 3 से 4 दिन बाद हमारे चैप्टर क्लोज होगा और हम मैनेजरियल एनालिसिस पे इंशाअल्लाह मूव कर जाएंगे। फ़िलहाल हम जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि हमारा कैश बजट का पहला सवाल है। कैश बजट पे इलस्ट्रेशन हम करके आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम वहाँ सीख चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी रिसीट्स, रेवेन्यू और रिसीट फ़र्क होते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी परचेजेस और पेमेंट फ़र्क होती हैं, कॉस्ट और पेमेंट फ़र्क हैं। रेवेन्यू रिसीट में क्रेडिट और कैश का फ़र्क है, परचेजेस और पेमेंट में भी कैश और क्रेडिट का फ़र्क है, एक्सपेंस और पेमेंट में 2 चीज़ों का फ़र्क है, एक नॉन कैश और एक अक्रूवल का। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, उसके बाद फॉर्मेट पे हमने बात की हुई है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, हमारे पास पहला कैश बजटिंग पे सवाल। अब्दुल हबीब, ये क्वेश्चन हमारे पास जो अवेलेबल है ये पुरानी स्कीम से है, मतलब पुरानी स्कीम है, सीफैप की स्कीम का सवाल है। ये गालबन कैफ में ये पास पेपर में अपेयर नहीं हुआ, बस सीफैप में आया था कभी, लेकिन उसके बाद आई कैप ने इसको अडॉप्ट किया हुआ आपकी कैफ के क्वेश्चन बैंक में। कैलकुलेट द कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर। कैश रिक्वायरमेंट क्या दे, कैश बजट क्या दे, बात वही है, टोटल रिसीट्स माइनस टोटल पेमेंट्स, नेट रिसीट पेमेंट, और अगर ओपनिंग बैलेंस दिया हो एडजस्ट करके क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश रिक्वायरमेंट, बल्कि सॉरी, कैश रिक्वायरमेंट में सिर्फ नेट रिसीट एंड पेमेंट तक बात जाती है। कैश बजट में आप ओपनिंग बैलेंस भी एडजस्ट करते हो। ठीक है, कैश फोरकास्ट और कैश बजट सेम है, लेकिन कैश रिक्वायरमेंट मीन नेट रिसीट और पेमेंट फॉर क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर का बनाना है। 17 नंबर का सवाल है, पढ़ते हैं जनाब। अब्दुल हबीब, during the year ending June 30th, 2011, Abdul Habib Limited has planned to launch a new product which is expected to generate profit of 9.3 million as shown below. ये एक नई प्रोडक्ट का बजटेड P&L है रुपीज इन 1000 में, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 9.3 मिलियन है। The following additional information is available. 75% of the units would be sold on 30 days credit.
Credit price would be 10% higher than the cash price. It is estimated that 70% of the customer will settle their account within the credit term, while rest of the customer would pay within 60 days. Bad debts have been estimated at 2% of the credit sale. Cash and credit receipts are subject to withholding tax of 6%. अच्छा जी, आपकी 75% सेल्स 30 डेज क्रेडिट में, 25% सेल्स कैश में है। कैश सेल्स जिस पीरियड की सेल उसी पीरियड में रिकवरी। क्रेडिट सेल्स वो कह रहा है जी आप जो करेंगे उसका 70% तो ड्यू टाइम में आ जाएगा, मतलब महीने बाद आ जाएगा। यहाँ पे दिन में रखेगा 30 डेज मतलब 1 मंथ, महीने बाद आ जाएगा। और बाकी जो होगा कब आएगा? 60 डेज। क्या सारा आएगा? नो। क्रेडिट सेल्स का 70 इधर आ जाएगा, क्रेडिट सेल का 2% नहीं आना, मतलब 28 आएगा, और वो भी फर्दर डिडक्शन के बाद। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर रिसीट्स में से कुछ डिडक्शन हो जाएगी तो हम उसको पेमेंट में शो नहीं करते, रिड्यूस्ड रिसीट्स शो करते हैं। तो हम जो कैश सेल्स की रिसीट होगी उसको भी 6% से कट लगाएंगे, और क्रेडिट सेल्स से जो पैसे आने हैं उसको भी 6% से कट लगा के रिड्यूस करके कहेंगे भाई ये पैसा हमारे हाथ में आएगा, क्योंकि हम कैश बजट बना रहे हैं। तो ये रिसीट की कहानी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम बाकी अभी चीज़ें पढ़ते ही नहीं, हम सिर्फ रिसीट्स बना लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम है पढ़ने में गए तो टाइम हमारा निकल जाएगा। हम सिर्फ रेवेन्यू की ये फिगर है, इस फिगर को लेके और ये नोट नंबर 1 को लेके हम 2 क्वार्टर्स की कैश रिसीट्स बनाते हैं। पेमेंट्स पे बात हम इंशाअल्लाह कल कर लेंगे। अच्छा, यहां पे चूंकि अब रिकवरी क्रेडिट सेल्स की मंथली बेसिस पे आ रही है, तो इसमें जो रिसीट्स की वर्किंग बनेगी वो मंथली बनानी पड़ेगी हमें। हमें मंथ वाइज देखना पड़ेगा, और मंथ के एंड पे हम क्वार्टर कर लेंगे। ये क्वार्टर, उसके 1, 2, 3 महीने, ये दूसरा क्वार्टर 1, 2, 3 महीने, मंथ 1, 2, 3 क्वार्टर 1, मंथ 1, 2, 3 क्वार्टर 2। अच्छा जी, हमारे सबसे पहले हम कैश सेल्स ले लेते हैं, क्योंकि कैश सेल्स मीन रिकवरी। ये हमारी टोटल सेल्स हैं, ठीक है जी, ये हमारी टोटल सेल्स हैं। अब इसमें से कैश कितनी है, क्रेडिट कितनी है, जरा हिसाब लगाइए। हमें कहा गया है कि सवाल कौन सा था? 22। %75 द यूनिट सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे कैच आ गया जो मैं मिस कर गया, उसने यूनिट्स का ब्रेकअप दिया है। तो हमें तो रिकवरी रेवेन्यू से आती है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए प्राइस, और प्राइस कहाँ पे है? तो हमें पहले प्राइसेस की वर्किंग बनानी पड़ेगी भाई। उसने क्या कहा, क्रेडिट प्राइस कितनी है? 10% हार किससे? कैश प्राइस से। तो अज्यूम करो कैश प्राइस कितनी है? X। अगर कैश प्राइस X है तो क्रेडिट प्राइस कितनी हुई? और 1.1x, 10% नहीं है, 10% ज्यादा है, 1.1x। अगर ये कैश प्राइस है, ये क्रेडिट प्राइस है, तो रेवेन्यू इक्वेशन आपकी बनेगी 24,000 में से 75% क्रेडिट है, ये बिकेगा 1.1x पे, प्लस 24,000 में से 25% कैश है, ये बिकेगा x पे, और टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 51,600 रुपीज में ले जाइए, क्योंकि प्राइस हम रुपीज में लेना चाह रहे हैं जी। सॉल्व इट फॉर x। x इज 2000 और 1.1x 2200। ये जी आपकी कैश और क्रेडिट की प्राइस आ गई।
कैश प्राइस क्रेडिट प्राइस आ गई 2000 और 2200। इसके साथ ही हम मंथली सेल्स अगर वर्कआउट कर लें, मंथली सेल्स हमारी कैश की कितनी होंगी? मंथली सेल्स अगर मैं वर्कआउट करना चाहूं, कैश मंथली सेल्स कितनी है अभी हमारे पास? सालाना कैश सेल कितनी है? रेवेन्यू में बात करो, सालाना कैश सेल 24,000 का 25% ऐसे ही है, डिवाइड विद 12 मंथली सेल इनटू प्राइस कैश की 2000 कितनी आई जी? रुपीज इन थाउजेंड में बोल देना। मंथली कैश सेल्स 1000। मंथली क्रेडिट सेल्स 24,000 सालाना है, इसका 75% यूनिट्स क्रेडिट पे जाते हैं, डिवाइड विद 12 महाना आ गए इंटू 2200 रुपीज इन थाउजेंड 3,300। ये क्रेडिट सेल्स है। मंथली कैश सेल्स आ गई, मंथली क्रेडिट सेल्स आ गई। तो जनाब अब यहां से आप ले लीजिए कैश सेल्स कितनी होगी? मंथली कैश सेल्स रिसीट्स, बेसिकली हम रिसीट्स बना रहे हैं, तो मंथली सेल्स का 94%, एम आई राइट? 6% टैक्स कटा है ना। तो भाई मंथली सेल्स आपके पास वो वर्किंग से आ रही हैं, उसका 94%, 940, 940, 940, और यहाँ पे भी 940, 940, 940। सम कर लो 940 इंटू 3, ये कैश सेल से मेरी क्वार्टरली रिसीट्स आ गई। क्वार्टर 1 की रिसीट्स, क्वार्टर 2 की रिसीट्स। अब हम क्रेडिट सेल्स की बात करें। क्रेडिट सेल्स में 30 डेज और 60 डेज दो हमारे पास कस्टमर की कैटेगरीज हैं। 30 डेज में हमारे क्रेडिट सेल्स का कितने % लोग पैसा देंगे? 70%। मंथली सेल का 70% इंटू 94%, ऐसे ही है जी। तो जनाब लेकिन ये शुरू होगा 30 डेज के बाद इधर से 3300 का 70% इंटू 94%, 2171, 2171, 2171। अब ये चलता जाएगा, 1 महीने का डिले है, बाकी ठीक है जी। पहले महीने कोई पैसा नहीं आया, पहले महीने की सेल दूसरे महीने, दूसरे की तीसरे, तीसरे की चौथे, चौथे की 5वें एंड सो ऑन। ये 5 महीने हमारी रिकवरी होगी। टोटल 6 महीने सेल होगी, लेकिन 5 महीने रिकवरी होगी। 60 डेज की कहानी, मंथली सेल इंटू 28%, 2% तो आना ही नहीं है, ऐसा ही है। तो इंटू 28% इंटू 94%, और ये पहले महीने की सेल का पैसा यहां आना है 869, 869, 869, 869। लीजिए जी, अब यहां पे आप टोटल बता दीजिए। ये फिगर्स आपकी कैश बजट में रिसीट्स के अगेंस्ट जानी है। 2171 इंटू 2, सम कीजिए इसका तीनों का, 8031। इधर आइए जी, 2171 इंटू 3, 6513, और 869 इंटू 3 जी, सम कीजिए। लीजिए जी, ये हमारे पास कैश रिसीट्स आ गई अगेंस्ट सेल्स। कैश रिसीट्स अगेंस्ट सेल्स जो हमारी कैश बजट में रिफ्लेक्ट होनी है, ये क्वार्टर 1 में रिसीट्स हैं, ये क्वार्टर 2 की रिसीट्स है अगेंस्ट सेल्स। जी, हमने एग्जैक्टली जैसे उसने चीज़ें हमें बताई थी उसी अंदाज में हमने प्रोसेस कर दिया। मैं बजटिंग में आपको यही बात सिखाई थी कि भाई स्टेटमेंट को पढ़ना है,
जो स्टेटमेंट में उसने कहा है उसको समझ के नंबर्स में कन्वर्ट कर देने हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। सिर्फ स्टेटमेंट को तवज्जो से पढ़िए और उसको पढ़ते हुए आप स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जी, एनी क्वेश्चन? प्राइसेस की वर्किंग की, प्राइसेस से हमने रेवेन्यू बना लिया और रेवेन्यू से हमने फिर रिसीट बना ली। ठीक है, रेवेन्यू से हमने सेल्स टर्म्स को देखते हुए रिसीट बनाई, जो कैश सेल्स है जिस महीने के सेल्स उसी महीने रिसीट्स, और क्रेडिट टर्म उसने कहा कि 70% जो हमारी क्रेडिट सेल से रिकवरी है वो 30 दिन बाद आती है और 2% बैड डेट्स के बाद बाकी जो है वो 60 डेज बाद आती है, मतलब 28%। तो क्रेडिट सेल का 70%, क्रेडिट सेल का 28%, ये रिकवरी हमारी आती गई है मंथ वाइज। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, कैश बजट में हमने कैश रिसीट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया और जो कैश पेमेंट वाली साइड है उस पर इंशाअल्लाह हम कल वर्किंग करेंगे और अगले साल भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।